भाई कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग। गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं भाई आप लोग? अच्छा लग रहा है? तो मेरे प्यारे भाई हम आपको पढ़ा रहे मेंसुरेशन में चतुर्भुज, चतुर्भुज में भी स्क्वायर, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा रेक्टेंगल। अब मैंने कल आपको स्क्वायर की थ्योरी पढ़ा दी थी, बहुत छोटी सी शीट है, इसमें 22-23 सवाल है। अब 2021 मींस का ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे जल्दी से कमेंट्स में, फटाफट बताएं। 2021 मींस का ये वाला सवाल बहुत गजब का क्वेश्चन पूछा गया था, काफी सारे बच्चे इस सवाल को कर ही नहीं पाए थे। देखते हैं कि आप में से कितने बालक इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। बोला गया है कि एक स्क्वायर एबीसीडी में विकर्ण एसी और बीडी एक दूसरे को पॉइंट ओ पर काटते हैं। एक स्क्वायर एबीसीडी में, सवाल के अनुसार एक स्क्वायर एबीसीडी में डायगोनल एसी और बीडी एक दूसरे को पॉइंट ओ पर काटते हैं। इस प्रकार से मेरे दोस्तों वर्ग है एबीसीडी, एबीसीडी, ठीक है। अब ये विकर्ण एसी और बीडी एक दूसरे को यहां काटते हैं पॉइंट ओ पर, ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल बोला गया है। आगे बोला गया कि कौन सीएबी का समद्विभाजक, कौन सीएबी का समद्विभाजक बीडी और बीसी से क्रम से पॉइंट एफ और जी पर मिलता है। तो मेरे प्यारे भाई ये देखो, ये है कौन सीएबी, सीएबी जो कि 45 डिग्री का है। अब इसका जो बाइसेक्टर है, इस कौन सीएबी का जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है मेरे प्यारे भाई, ये एंगल बाइसेक्टर है, कौन सीएबी का बाइसेक्टर है, समद्विभाजक। ये दोनों कोण बराबर बराबर है, 22.5 डिग्री के, 45 है, ये 45 का आधा, 22.5 डिग्री है। तो कौन सीएबी का समद्विभाजक जो है, ये साइड बीडी से मिलता है पॉइंट एफ पर, साइड बीडी से पॉइंट एफ पर मिलता है, और साइड बीसी से मिलता है यहां पर पॉइंट जी पर, पॉइंट जी पर मिलता है। तो आपसे पूछा है ओएफ से सीजी का रेशियो क्या है, लंबाई ओएफ है और ये सीजी है, ओएफ से सीजी का रेशियो क्या है ये आपको बताना है। करके बताओ मेरे दोस्तों इस सवाल का क्या आंसर है, ओएफ से सीजी का रेशियो, और फटाफट फटाफट करने की कोशिश करिएगा, बताएं जल्दी से बताओ। ओएफ से सीजी का रेशियो, तो देखिए मेरे प्यारे भाई मुझको इसी ट्राइंगल में काम करना है, मुझे इस पूरे स्क्वायर की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में ही काम करना है। या छोड़ो, कर देख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। ये बताएं मुझे सवाल में ओएफ से सीजी का रेशियो बताना, मेंस के पेपर का प्रीवियसर का पूछा हुआ सवाल है, देखते हैं कितने बालक इस सवाल को कर पाएंगे। ओएफ कहां है, ये लेंथ जो है ओएफ है, सीजी कहां है, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की मेरे प्यारे बच्चे, ये लेंथ सीजी है, और आपको इन दोनों का क्या बताना है, इन दोनों का आपको अनुपात बताना है। जल्दी से इस सवाल का आंसर बताएंगे। सर स्क्रीन घिल मिलाता है, नहीं भाई रितीश स्क्रीन तो एकदम क्लियर है, ओएफ सीजी का रेशियो बताना है, हैं जी, जल्दी से जवाब देंगे। देखो मेरे प्यारे भाई, ये जो लाइन है ये थीटा, ये एंगल बाइसेक्टर है। सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं, पर मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा। सोचो, मैंने आपको पढ़ाया है, ये जो है ये एंगल बाइसेक्टर है, मैंने आपको इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ाई है, मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ाई है त्रिभुज में, कि अगर आपके पास ये त्रिभुज है, मैं एंगल बाइसेक्टर खींचता हूं, एंगल बाइसेक्टर, अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है, तो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को भी ए रेशियो बी में बांटेगा। ये बताया है, एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में बांटता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होती है। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, जल्दी से समझिएगा मेरे दोस्तों, थोड़ा टेढ़ा सवाल है, ओएफ से सीजी का रेशियो आपको बताना है। अगर ये स्क्वायर की साइड ए है तो डायगोनल होता है √2, ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ जो है मेरे प्यार भी बराबर होगा। तो मैं मान लेता हूं कि मान स्क्वायर की साइड 2 है, मान स्क्वायर की साइड है 2, तो डायगोनल कितना होगा, 2√2, 2√2, 2√2 का आधा है कितना हो जाएगा, √2, ये आधा √2 हो जाएगा। तो अगर मैंने मान लिया कि स्क्वायर की साइड 2 है, 2, तो डायगोनल कितना हो जाएगा, √2 गुना 2√2 हो जाएगा डायगोनल, 2√2 का आधा, ये भी √2 होगा मेरे प्यारे भाई, ये भी √2 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्त, बताएंगे कि ओएफ क्या होगा, ओएफ की लंबाई क्या होगी, व्हाट इज ओएफ, ओएफ क्या होगा, जल्दी से बताओ। ओएफ कौन से ट्रायंगल मारे, ट्रायंगल को देखो, ओएबी को, ओएबी ट्रायंगल को देखो, एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बनाने वाली साइड है 2, ये √2, एंगल बनाने वाली साइड है 2 सेंटीमीटर, √2 सेंटीमीटर, एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो क्या है, अगर मैं √2 से 2 का अनुपात लेता हूं, इन दोनों का अनुपात लेता हूं, 1:√2, ये एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो, तो अपोजिट साइड का रेशियो भी यही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही होगा। तो ओएफ कितना आएगा भाई, ओएफ कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, पूरी लेंथ कितनी है, ये ओ से लेके बी तक की, ये ओ से लेके बी तक की मेरे प्यारे भाई जो पूरी लेंथ है, ये तो √2 है, ये √2 है मेरे प्यारे भाई, √2, चारों लेंथ, ये √2 है, ये √2 है, ओबी भी √2, ओडी भी √2 का ओएफ कितना, एक पार्ट √2 का 1/1 प्लस √2, ये आ जाएगा ओएफ मेरे प्यारे भाई। आगे चलेंगे, इसी तरीके से अब मुझे निकालना है मेरे प्यारे भी सीजी, मुझे ओएफ से सीजी का रेशियो लेना है, ठीक ना, सारा सवाल रेशियो का है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यहां पे इस्तेमाल होगा। सीजी क्या होगा, आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि ये कितना है, 2√2, ये कितना है 2, ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को यहां पे जाके मिल रहा है, तो एंगल बनाने वाली साइड क्या होंगी, साइड है 2√2, ये साइड है 2, रेशियो कितना आएगा, √2:1, रेशियो कितना आएगा, √2:1। तो देखिए मैंने इस स्क्वायर की साइड को 2 माना था कि मान स्क्वायर की साइड 2 है, 2 क्यों माना कि अगर मैं इसको 2 मानूंगा तो 2√2 हो जाएगा, 2√2 का आधा करना आसान है, मैंने स्क्वायर की साइड को 2 माना है, तो पूरी लेंथ यहां से यहां तक कितनी है, 2 यूनिट, ये पूरी लेंथ 2 यूनिट है मेरे प्यारे भाई, ये पूरी लेंथ स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है 2 यूनिट है, मुझे क्या लेना है, √2 पार्ट लेना है, 2 यूनिट का मेरे प्यारे भाई √2 पार्ट लेना है, √2 पार्ट आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना आ जाएगा, √2 है, ये 1 है, √2+1, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे √2+1 से √2+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है भाई, कोई तकलीफ,
रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा 1/2। तो इस सवाल का आंसर 1/2 आएगा, जो कि यहां पर ए ऑप्शन है। 1/2 ही सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन आ रहा है। भाई ओएफ की लंबाई निकालूंगा, रूट 2 यूनिट है। रूट 2 में से अगर ये रेशियो 1:रूट 2 का है, इन दोनों का अनुपात 1/रूट 2 है, तो इन दोनों का अनुपात भी 1:रूट 2 होगा। रूट 2 में से 1 यूनिट निकालना, आउट ऑफ 1 प्लस रूट 2 पूरी लेंथ है 2 यूनिट। 2 यूनिट का क्या लेना है, रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। रूट 2 को 2√2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 इसका आंसर है। ठीक है जी, जिसको नहीं समझ में वो स्किप कर दीजिए, एक ही बार सवाल आया, दोबारा इसके आने के चांसेस कम है। आगे चलेंगे, अगला सवाल सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही अच्छा सवाल है वाला, बहुत बहुत अच्छा सवाल बनाए। स्क्वायर है आपके पास जी, एक स्क्वायर एबीसीडी है, एक वर्ग एबीसीडी है। बोला है वर्ग एबीसीडी की भुजा AB BC CD DE पर पॉइंट EFGH है, और EFGH भी एक स्क्वायर है जिसका एरिया स्क्वायर एबीसीडी के एरिया का 62.5% है। तो मेरे दोस्तों समझिए कि ये स्क्वायर है ABCD, स्क्वायर एबीसीडी है। बोला भुजा AB पर पॉइंट E है, BC पर F है, CD पर G है और AD पर H है। इस प्रकार है कि EFGH भी स्क्वायर, इसकी चारों भुजाओं पर पॉइंट EFGH इस प्रकार है कि ये EFGH भी एक वर्ग है, और EFGH का एरिया स्क्वायर ABCD के एरिया का 62.5% है। EFGH का जो एरिया है स्क्वायर ABCD के एरिया का 62.5% है, और जो साइड CG है वो EB से लंबी है। CG जो है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, CG जो है वो EB से लंबी है। तो आपसे पूछा है EB और CG का अनुपात क्या होगा। जबरदस्त क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। ये वर्ग ABCD है, इसकी चारों भुजाओं पर पॉइंट EFGH इस प्रकार हैं, और मेरे भुजा CG जो है वो EB से लंबी है, यानी कि EB छोटी है। तो पॉइंट E कहां पे ले लेते हैं, यहां पर पॉइंट E मैंने यहां पे ले लिया। मैंने आपको सिखाया कि बड़ा छोटा पैटर्न चलता है, EB छोटी है E, तो मेरे दोस्तों ये F हो जाएगा। F पहले छोटा फिर बड़ा, फिर ध्यान सुनिएगा, पहले छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा मेरे दोस्तों, फिर छोटा फिर बड़ा, ये बन गया मेरे दोस्तों EFGH। चित्र भी बड़े ध्यान से बनाना है, सवाल सॉल्व करना तो दूर की बात है, आधी जनता चित्र ही नहीं बना पाती है। तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है कि ABCD के अंदर एक स्क्वायर EFGH इस प्रकार है, ABCD के अंदर एक स्क्वायर EFGH इस प्रकार है कि EFGH का एरिया स्क्वायर ABCD के एरिया का 62.5% है, और भुजा CG जो है भुजा EB से लंबी है। समझ पा रहे हैं, यानी कि EB छोटी है, EB छोटी है, छोटी के बाद ये बड़ी आ गई, फिर छोटी लेंथ आ गई, फिर बड़ी लेंथ आ गई, फिर छोटी लेंथ आ गई, फिर बड़ी लेंथ आ गई, फिर छोटी लेंथ आ गई, फिर बड़ी लेंथ आ गई। तो आपको यहां पे 4-4 राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं बच्चों, 4-4 समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, ये चारों समकोण त्रिभुज एक जैसे हैं। आपसे पूछा है EB का CG से अनुपात, EB छोटी लेंथ और CG बड़ी लेंथ, छोटी लेंथ से बड़ी लेंथ का अनुपात बताना है। यानी कि ये EB छोटी लेंथ है, ये CG बड़ी लेंथ है ना, इन छोटी लेंथ से बड़ी लेंथ का रेशियो बताना है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। सवाल के अनुसार ये बोला है स्क्वायर EFGH का एरिया ABCD के एरिया का, मैंने पहले ये बना लिया कि मुझे EB छोटा रखना है। बोला ना CG EB से लंबी है, CG बड़ी है, EB छोटी, EB को छोटा रखना है, इसलिए मैंने पॉइंट को यहां पे लिया कि ये छोटा हो जाए, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, अपने आप बनता चला जाएगा। सवाल के अनुसार स्क्वायर EFGH का जो एरिया है, EFGH का जो एरिया है वो स्क्वायर ABCD के एरिया का, पूरे वर्ग ABCD के एरिया का, AR मतलब एरिया का 62.5% है। स्क्वायर EFGH का जो एरिया है स्क्वायर ABCD के एरिया का 62.5% है। अब आप मुझे बताओ 12.5% 1/8 होता है, सारे मींस लेवल के सवाल हैं, प्री का क्वेश्चन नहीं है ये। 12.5% 1/8 होता है, तो 62.5% कितना होगा, जल्दी से जवाब दीजिए। अगर 12.5% 1/8 है तो 62.5% कितना आ जाएगा, 5/8। यानी कि स्क्वायर EFGH का एरिया अगर 5 है तो स्क्वायर ABCD का एरिया 8 है। स्क्वायर EFGH और स्क्वायर ABCD के एरिया का रेशियो 12.5 को 5 से गुणा करेंगे, 62.5% की भिन्न में वैल्यू जो है 5/8 होती है। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब बताओ मेरे दोस्तों, आपको बताना है EB से CG की लंबाई का रेशियो, यानी कि आपको छोटी लेंथ और बड़ी लेंथ की लंबाई का अनुपात बताना है। EB से CG की लंबाई का रेशियो आपको बताना है, EB से CG की लंबाई का रेशियो। जल्दी से देखो, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है ऑप्शन से, जो ऑप्शन इसको संतुष्ट कर गया वो इसका आंसर होगा। जैसे मैंने ये वाला ऑप्शन ले लिया, पहला वाला कि EB से CG की लंबाई का रेशियो 1:3 है, यानी कि EB की लंबाई 1 है तो CG की लंबाई 3 है। अगर मैंने पहला ऑप्शन मान लिया कि EB से CG की लंबाई का रेशियो 1:3 है, 1 है ये 3 है, भाई अगर बड़ी लेंथ 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आप बोलोगे सर छोटी लेंथ है, ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ ये 1 यूनिट है, 3 यूनिट है, पाइथागोरस से कितना आ जाएगा, पाइथागोरस से अंदर वाले पाइथागोरस से स्क्वायर EFGH की भुजा क्या आएगी, √1² + 3² √1² + 3² आ गया √10। तो आप मुझे ये बताओ मेरे प्यारे भाई कि स्क्वायर EFGH की भुजा की √10, तो स्क्वायर EFGH का एरिया क्या होगा, स्क्वायर EFGH का एरिया होगा भुजा का वर्ग। आप बोलोगे हां जी सर, पूरे बड़े स्क्वायर की साइड क्या है, स्क्वायर ABCD की साइड क्या है, स्क्वायर ABCD की साइड क्या है, 1 यूनिट है 3 यूनिट है, पूरी साइड क्या आ गई 4, 1 + 3 4, पूरे बड़े स्क्वायर की साइड 4 आ गई, 3 यूनिट है 1 यूनिट है 4, 4 का स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ √2 का स्क्वायर 10, 4 का स्क्वायर 16, 10/16 5/8 आ रहा है क्या, स्क्वायर के एरिया भुजा का वर्ग 5/8 संतुष्ट हो रहा है, यानी कि EFGH और ABCD के एरिया का रेशियो 5:8 आ रहा है। अगर मैं पहला ऑप्शन ठीक मानता हूं यही सवाल का आंसर है, बात खत्म, मुझे सवाल को आगे करने की जरूरत ही नहीं है।
सर रेशियो कैसे निकाला श्रेया जी? 62.5% को भिन्न में 5/8 कहते हैं, परसेंटेज में मैं पढ़ा चुका हूं, ये मैं बताऊंगा। 12.5% 1/8 होता है, 12.5 का 5 गुना 62.5% है, तो 62.5% को 5/8 कहेंगे। मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। ऑप्शन वाला तरीका इस साल को करने का सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट तरीका कि भाई ये 1:3 है, मैंने मान लिया कि 1 यूनिट है, 3 यूनिट 1 यूनिट है, ये 3 है, तो ये भी 3 होगा, बड़ी लेंथ 1, पूरे बड़े स्क्वायर की साइड 4 हो जाएगी, पाइथागोरस से इस वाले की रूट 10 हो जाएगी, रूट 10 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5:8 बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, ये आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों आप इस सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आप इस सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, मैं आपको वो भी बता दे रहा हूं कि भाई सर हम ऑप्शन से नहीं करना चाहते, हम तो चाहते हैं कि पूरा सॉल्व हो, तो कैसे होगा। तो मेरे प्यारे भाई, मुझे इस सवाल में क्या निकालना है, मुझे इस सवाल में ईबी से सीजी का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? ईबी से सीजी का रेशियो। मुझे छोटी लेंथ और बड़ी लेंथ की लंबाई का रेशियो निकालना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों आप ऐसे मान लीजिए, मुझे रेशियो निकालना है। बच्चे क्या करेंगे, दो वेरिएबल मानने लगेंगे, वो कहने लगेंगे कि माना ये वाली लेंथ x है, ये वाली लेंथ y है, ये वाली लेंथ y है, तो पाइथागोरस से कितना आ जाएगा, पाइथागोरस से आ जाएगा भी √x² + y²। पाइथागोरस से कितना आ जाएगा, √x² + y²। मैंने मान लिया कि ये y है और ये मेरे दोस्तों बड़ी वाली लेंथ x है, तो या फिर ऐसे भी उल्टा भी मान सकते हैं कि माना छोटी लेंथ x है और ये cg, ये बड़ी लेंथ मेरे दोस्तों y है ना, तो ये भी y हो जाएगा मेरे दोस्तों, छोटी लेंथ x हो जाएगा। तो पाइथागोरस से कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, √x² + y²। यही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर पाइथागोरस से यही आएगा, तो जब आप यहां पे पाइथागोरस लगाओगे ये आ गया। आप बताओ छोटे स्क्वायर EFGH की साइड का स्क्वायर, EFGH की साइड है √x² + y² साइड है, तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड का स्क्वायर, √x² + y² का स्क्वायर करेंगे आएगा। आप बोलोगे हाँ सर बड़े स्क्वायर की साइड क्या, बड़े स्क्वायर की साइड है x + y, तो बड़े स्क्वायर का एरिया क्या आएगा, x + y का स्क्वायर, x + y का स्क्वायर। मेरे प्यारे भाई यहां दोनों स्क्वायर के एरिया का रेशियो 5/8 दिया, 5/8 दिया है। स्क्वायर EFGH और स्क्वायर ABCD के एरिया का रेशियो 5:8 देंगे। बड़े स्क्वायर की साइड क्या आ जाएगी, x + y, तो होगी यहां से यहां तक पूरी लेंथ x + y। एरिया क्या होता है, वर्ग का भुजा का वर्ग। तो मेरे दोस्तों यहां से इक्वेशन बन जाएगी और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप x से y का रेशियो निकालेंगे, ये आपका पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसको करने की जरूरत है, बेस्ट है ऑप्शन से चेक करो, इसका बेसिक तरीका हो जाएगा, ठीक है ना। मेंस लेवल का सवाल है, प्री का क्वेश्चन नहीं है। मैंने आपको दोनों तरीके से सवाल समझाया है, ऑप्शन से भी समझाया है और मैंने आपको ये सवाल एक्स वाई मान के भी बताया है, लेकिन बेस्ट है कि आप इस सवाल को ऑप्शन से करो। इन सवालों को वही बच्चा समझ पाएगा जिसको पीछे का सब कुछ आता हो। अगर आपने पीछे का नहीं पढ़ा है, आप थ्योरम भूल चुके हो, तो ये सवाल आपके बस की करना नहीं है। जब आपको सब कुछ पीछे का आता होगा तो ही ये सवाल कर पाओगे, हलवा नहीं इन सवालों को करना। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 8। कोई मजाक नहीं है, सड़क छाप सवाल नहीं है, सड़क छाप। अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन स्क्वायर का, फिर रेक्टेंगल शुरू करेंगे। आपके सामने चित्र दिखाया गया है, द फिगर एबव शोज 3 स्क्वायर विद साइड्स ऑफ लेंथ 5, 7 एंड x रेस्पेक्टिवली। आपके सामने यहां पे 3 वर्ग दिखाए गए हैं, इन वर्ग की भुजाएं 5, 7 और x। छोटे वाले वर्ग की भुजा 5 है, बीच वाले की 7 है, इसकी x है। इफ ए बी सी लाइज ऑन द सेम लाइन, देखो ये स्क्वायर के जो कोने हैं, स्क्वायर के जो तीनों कोने ए बी और सी एक ही लाइन पर आ रहे हैं, ये जो स्क्वायर के तीनों कोने एक ही लाइन पर आते हैं। तो आपसे पूछा है x का मान क्या है, x की वैल्यू आपसे पूछी है, करके बताएं। मैं चित्र को बड़ा कर दूं, सभी को समझ में आ गया दोस्तों, सवाल सभी को समझ में आ गया पढ़ने से, ठीक है जी। सवाल में यह बोला गया है कि ये 3 वर्ग हैं, इनकी भुजा है 5, 7 और x। ये 3 स्क्वायर हैं जिनकी भुजा 5, 7 और x है, और इनके जो कोने हैं, ये कोना A, ये कोना B, और मेरे प्यारे भाई ये वाला कोना यहां पे ठीक से नहीं है C, ये कोना C। ये तीनों कोने एक ही लाइन पर हैं, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा पर हैं। तो आपसे पूछा इस तीसरे वर्ग की भुजा क्या होगी, जल्दी से बताएं। तीसरे वर्ग की भुजा क्या होगी, ये लेंथ यहां से यहां तक की 5 है, 5, इस बीच वाले वर्ग की भुजा 7 है, और तीसरे वाले वर्ग की भुजा x है। ध्यान ये रखना कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। सीडीएस के पेपर का बहुत पुराना पूछा हुआ सवाल है, करके बताएं। कपिल आप पढ़ती नहीं, घर पे जाके तो बताओ क्या करें हम। ये 5 है, 7 है, x है, जल्दी से बताओ, सोचो सोचिए मेरे प्यारे भाई। देखो ये जो चीज आपको दे रखी है कि ये तीनों कोने ए बी सी एक लाइन पर है, इसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप यहां पर गौर से देखें तो आपको दो समकोण त्रिभुज, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। बताओ बच्चों ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये कोण भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। बस मुझे देखते ही पता चल गया कि भाई 2 राइट एंगल यहां पे दिखाई दे रहे हैं, और ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर यानी कि समरूप है। अगर आप ध्यान से देखो कि ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा है। ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है, समरूप है, और जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, समरूप है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का अनुपात सेम होगा। सिमिलर करस्पॉन्डिंग साइड का अनुपात सेम होगा। भाई ये भुजा 5 है तो ये भी 5 है, ये 7 है तो बच्चों ये भी 7 है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ कितनी है यहां से यहां तक, ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ यहां से यहां तक। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये लेंथ कितनी है यहां से यहां तक। जल्दी से बताओ कपिल, जल्दी से बताओ। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये भुजा 7 है तो ये वाली भुजा भी 7 है, 7। ये 5 है तो ये 7 - 5 2 बचा। भाई अगर इस बीच वाले वर्ग की भुजा 7 है तो ये पूरी लेंथ ये भी तो 7 होगी, यहां से यहां तक पूरी 7 होगी। छोटे वाले वर्ग की भुजा 5 है, 5 होगा तो 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचा कि नहीं, 2।
दो बचा, छोड़ दीजिए रिया, ठीक है ना। आप में से 90% बालकों के बस की नहीं है सवाल करना, छोड़ दीजिए, दो आ जाएगा। आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई कि ये वाली लेंथ कितनी आएगी, ये वाली लेंथ कितनी आएगी। हर कोई जानता है कि इस वर्ग की भुजा x है, तो ये भी तो x ही होगा, ये भी तो x ही होगा मेरे दोस्तों। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, ये भी तो x ही होगा। ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक x होगी, इसकी भुजा 7 है, 7 होगा। ये लेंथ यहां से यहां तक 7 होगा, तो ये कितना बचा, x माइनस 7 बचा कि नहीं बचा? कितना बचा मेरे दोस्तों? x माइनस 7। भाई तीसरे वाले वर्ग की भुजा x है, इसकी 7x में से 7 घटाएंगे तो x माइनस 7 बचेगा। आगे आप बोलोगे हाँ जी ये दो दो राइट एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, समरूप है, और जब ये सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। सिमिलर साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। यहां देखो छोटा ट्रायंगल पहले ले लो, जब बड़ा ट्रायंगल बिल्कुल सेम है। देखिए यहां थीटा के सामने 2 है, यहां थीटा के सामने x माइनस 7 है, थीटा के सामने 2 है, यहां x माइनस 7 है, बराबर, ठीक है भाई। यहां ये 5 है, इसके करस्पॉन्डिंग यहां 7 है। छोटे ट्रायंगल में 5 है, बड़े ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग 7 है, 5/7। बोलिए जी कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी इसमें नहीं, बस कैलकुलेशन करनी है। तो 7 दूनी 14 बराबर आ गया मेरे दोस्तों 5x माइनस 5 सत्ते 35, माइनस 35 उधर जाएगा तो 5x बराबर आ जाएगा 14 प्लस 35 49। तो x का मान आ जाएगा बच्चों 49/5, 49 को 5 से भाग देंगे 9.8। तो तीसरे वाले वर्ग की भुजा 9.8 आ गई, यही सवाल का आंसर है। अच्छा सवाल है, अच्छा। तब तो इसी कह रहे सर बेसिक से बता दो, समझ नहीं बेटा, बेसिक से ही बताया है। इसको समझने के लिए पहले आपको सिमिलरिटी आनी चाहिए। आपको सिमिलरिटी आती है क्या? आपने सिमिलरिटी पढ़ी है? सिमिलरिटी पढ़ी है तो भूल चुके हो आप, रिवीजन नहीं किया आपने। जैसे ही मैंने ये बोला इसमें कि दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो जो बच्चा समझदार होगा जिसने सिमिलरिटी पढ़ी होगी वो सवाल खुद से ही कर लेगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। समरूप त्रिभुज है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ स्क्वायर खत्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा सवाल भी नहीं आते। देखो कल मैंने आसान आसान सवाल कराए थे प्री के, आज मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए मेंस लेवल के, मेंस के सवाल हैं ये, ठीक है ना। ओके, प्री में नहीं आएंगे ये वाले एक सवाल, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे अब नेक्स्ट अगले कंसेप्ट की तरफ, ठीक। स्क्वायर खत्म। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे रेक्टेंगल यानी कि आयत। सब लोग केशव पानी कर देना यार, रेक्टेंगल हिंदी में भाई वाले लिख लेंगे आयत। चलिए दोस्त, रेक्टेंगल या आयत क्या होता है? बचपन से ही आप देखते आ रहे हो, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज मेरे प्यारे भाई जिसके चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, बट चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, केवल आमने सामने की ही भुजाएं बराबर होती हैं। हम उसको आयत कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। जैसे कि बच्चों हमने आपके सामने बनाया है ABCD, एक रेक्टेंगल एक आयत। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना, समझिएगा। ये एक आयत है ABCD। आयत मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर में और रेक्टेंगल में फर्क है भाई, स्क्वायर के भी चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, रेक्टेंगल के भी चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, रेक्टेंगल की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। आयत में केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मैं अगर कहता हूं मेरे दोस्तों कि ये साइड आपकी स्मॉल a है या l है, ये साइड आपकी स्मॉल l है, तो ये भी स्मॉल l होगी। मैं कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि ये साइड आपकी स्मॉल b है, तो ये वाली साइड भी आपकी स्मॉल b होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई? ठीक है, किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है, एकदम आसान सी बात है। ये है मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने आयत, अलग कलर से लिख देते हैं भाई। ये स्मॉल l है तो ये भी स्मॉल l है, ये स्मॉल b है तो बच्चों ये भी स्मॉल b है, ठीक है। तो आयत है, इसके चारों कोण मेरे दोस्तों 90 डिग्री के और आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। स्टूडेंट अगर आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया आपको निकालना हो, बताओ तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई l गुणा b। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई l गुणा b। ऑर्डर में लेते हैं कपिल, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, इस तरीके से। अगर हमें आयत का पेरीमीटर यानी कि परिमाप निकालना है तो आयत का परिमाप क्या होता है? परिमाप सबसे ही क्लियर है, परिमाप का मतलब है चारों ओर की माप, चारों ओर की बाउंड्री, चारों ओर की बाउंड्री। तो आयत का परिमाप क्या होगा? देखो l जमा l 2l, b जमा b 2ab 2b, 2l प्लस 2b, ट्वाइस ऑफ l प्लस b, ट्वाइस ऑफ l प्लस b। आगे मेरे प्यारे बच्चों आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आयत का परिमाप है, कपिल मैंने कल भी समझाया था, तुमको ध्यान नहीं दिया। इधर देखो, अब नहीं देख सकते। सवाल को ढंग से पढ़ोगे कपिल, सवाल में ही लिखा हुआ कि कहां बड़ा लेना है कहां छोटा लेना है, सवाल को ढंग से पढ़ो आप, ठीक है। तो परिमाप हो गया ट्वाइस ऑफ l प्लस b। अब आयत के अगर हम विकर्ण की बात करें, आयत के विकर्ण, विकर्ण क्या होता है? आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली लाइन। जैसे बच्चों मैं a से c को मिलाऊंगा, ये क्या है बच्चों? ये आयत का विकर्ण है। आप हमें एक बात बताएं कि ये एंगल कितने डिग्री का है बच्चे? ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कौन है? तो आप मुझे बताओ कि पाइथागोरस थ्योरम से विकर्ण AC की लंबाई क्या आएगी?
पाइथागोरस थ्योरम से विकर्ण AC की लंबाई आएगी पाइथागोरस थ्योरम से। ये L है, ये B है, मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो विकर्ण AC की जो लंबाई आएगी, विकर्ण AC की जो लंबाई आएगी मेरे दोस्तों, वो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस से। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? पाइथागोरस थ्योरम से आया है। अगर इसी तरीके से प्यारे बच्चों में BD को मिलाता हूं तो ये आयत का दूसरा विकर्ण है। गौर से देखा जाए तो विकर्ण BD की लंबाई भी यही आएगी, यानी कि आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण AC और विकर्ण BD दोनों की लंबाई बराबर होती है। डायगोनल्स जो है आयत के दोनों इक्वल होते हैं। आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और उनकी लंबाई क्या होती है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 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 क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, क्लियर है। ठीक है ना, आयत के दोनों ही विकर्ण मेरे दोस्तों यहां बराबर होते हैं। ठीक है, आगे चले मेरे दोस्तों। जब मैंने आपको स्क्वायर पढ़ाया था, स्क्वायर, तो मैंने ये बताया था कि जैसे वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं। अगर हम वर्ग का विकर्ण खींचते हैं तो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो दोनों कोण भी बराबर बराबर हो जाएंगे 45-45 डिग्री के। 45-45 डिग्री के मेरे प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 45 है तो ये भी 45 बचेगा, ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री का बचेगा। तो आप ये मैं ये कह सकता हूं कि स्क्वायर के जो विकर्ण होते हैं, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं, वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। रेक्टेंगल या आयत में ऐसा नहीं है। ठीक है ना, रेक्टेंगल के जो डायगोनल हैं वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते। डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। बहुत सारे बच्चे इस बात पे ध्यान नहीं देते, ध्यान देने वाली बात है। डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। डायगोनल वर्टेक्स एंगल पे बाइसेक्ट नहीं करते मेरे प्यारे भाई। आप जानते हैं कि जैसे ही मैंने ये आयत ABCD है, मैंने विकर्ण AC खींचा, विकर्ण AC खींचा तो इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल ABC को देखो, त्रिभुज ABC को देखो, त्रिभुज ABC को, त्रिभुज ABC को देखो बच्चों। ये लंबाई L है, ये चौड़ाई B है, दोनों साइड अलग अलग है। जब ये दोनों साइड अलग अलग है, ये स्मॉल L है, ये स्मॉल B है, जब दोनों भुजाएं अलग अलग हैं तो दोनों कोण भी अलग अलग होंगे। यानी कि अगर ये कोण थीटा है बच्चों तो ये वाला कोण अल्फा होगा। होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, एकदम क्लियर है, एक पैसे की इसमें समस्या नहीं है। और हमने आपको ये पढ़ाया है कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं, ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि त्रियक रेखा है, तो बच्चों ये कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण अल्फा होगा मेरे प्यार। सॉरी, ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अल्टरनेट कोण, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये दोनों लाइन समांतर हैं, ये ट्रांसवर्सल त्रियक रेखा है, ये कोण थीटा है तो बच्चों ये कोण भी थीटा ही होगा। ये वाला कोण अल्फा है तो ये वाला कोण भी अल्फा ही होगा। यानी कि मेरे दोस्तों डायगोनल वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते। थीटा और अल्फा दोनों कोण अलग अलग होंगे, बराबर नहीं होंगे। समझ में आ गया सभी बच्चों को? बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। भाई अगर मैंने विकर्ण खींचा है AC, ये त्रिभुज ABC है मेरे प्यारे भाई। त्रिभुज ABC को ध्यान से देखो, दोनों भुजाएं अलग अलग हैं, ये स्मॉल L है, ये स्मॉल B है। जब दोनों भुजाएं अलग अलग हैं तो दोनों कोण भी अलग अलग होंगे। भाई त्रिभुज के दो कोण बराबर तब होते जब भुजाएं बराबर होते, भुजाएं अलग अलग हैं, कोण भी अलग अलग होंगे। कोण थीटा है तो कोण अल्फा होगा। अब चूंकि ये दोनों लाइन समांतर हैं, AB और CD और AB समांतर हैं, ये त्रियक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, कोण थीटा तो ये भी थीटा अल्टरनेट कोण, ये अल्फा अल्टरनेट कोण। यानी कि थीटा और अल्फा मेरे दोस्तों अलग अलग एंगल हैं, वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते। वहीं इसकी जगह अगर ये स्क्वायर होता, वर्ग होता बच्चों अगर इसकी जगह, तो वर्ग क्या करता मेरे दोस्तों? आधा आधा हो जाता, 45-45 डिग्री। यहां 45-45 डिग्री नहीं होगा। मुझे लगता है सभी बच्चों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई। कंसेप्ट नंबर 1 हो गया मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट यह बनता है मेरे प्यारे भाई, शॉर्ट में बता दे रहा हूं तो छोटी सी बात है कि जैसे रेक्टेंगल है मेरे दोस्तों, जैसे आयत है, आयत, जब हम आयत का डायगोनल यानी कि विकर्ण खींचते हैं, जब हम आयत का डायगोनल खींचते हैं, जब हम रेक्टेंगल का डायगोनल खींचते हैं तो दो ट्रायंगल बनते हैं। इन दोनों ही ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। अगर इसका एरिया A है तो इसका एरिया भी A ही होगा, दोनों का एरिया बराबर होगा। रेक्टेंगल का, आयत का जो विकर्ण है दोनों एरिया को बराबर भागों में बांटता है। आयत का जो विकर्ण है वो आयत को दो बराबर एरिया वाले त्रिभुजों में बांटता है। साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। स्टूडेंट्स, आयत के दोनों विकर्ण AC और विकर्ण BD दोनों की लंबाई बराबर है। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को सपोज यहां काटते हैं पॉइंट ऊपर, यहां काटते हैं पॉइंट ऊपर। अगर गौर से देखा जाए तो आमने सामने वाले त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम है। अगर गौर से देखा जाए, अगर गौर से देखा जाए मेरे प्यारे भाई, तो आमने सामने वाले त्रिभुज सर्वांग सम है। ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है, और ये वाला जो त्रिभुज है मेरे प्यारे भाई इसके कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम। आमने सामने वाले त्रिभुज जो है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम। आयत में अगर गौर से देखें तो आमने सामने वाले ये जो दो त्रिभुज हैं ये बिल्कुल एक जैसे हैं। आमने सामने वाले जो दो त्रिभुज हैं बिल्कुल एक जैसे हैं। आप कहोगे सर कैसे? अभी दिखाते हैं बच्चों। ये दोनों लाइन समांतर हैं, त्रियक रेखा है, त्रियक रेखा है, तो बच्चों ये वाला जो कोण है इसके बराबर होगा अल्टरनेट कोण, और ये वाला जो कोण है मेरे प्यारे भाई ये इसके बराबर होगा अल्टरनेट कोण। ये कोण इसके बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। भाई अगर दो लाइन एक दूसरे को काटते तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। जो ये कोण है मेरे दोस्तों, ये कोण है, अगर गौर से देखो इन दोनों त्रिभुजों को, आमने सामने वाले त्रिभुजों को, इसको और इसको गौर से अगर आप देखोगे तो तीनों कोण बराबर है। ये थीटा, ये थीटा, आमने सामने के कोण बराबर, तीसरा कोण भी बराबर है, तीनों कोण बराबर है। यहां इस एंगल के सामने लंबाई L है, यहां इस एंगल के सामने लंबाई L है।
क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी हैं और करस्पॉन्डिंग साइड भी, संगत भुजा भी सेम है। सिमिलर ट्रायंगल के साथ साथ यहां देखो, इसके सामने मेरे प्यारे भाई यहां भी एल है, यहां भी सेम कोण के सामने एल है, तो संगत भुजा सेम है, तो सर्वांग सम हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई। और जब ये सर्वांग सम हो जाएंगे तो हर करस्पॉन्डिंग लेंथ सेम होगी। तो बच्चों यहां थीटा के सामने ओडी है, ओडी, यहां थीटा के सामने ओबी है, बराबर होगा कि नहीं होगा मेरे प्यारे भाई? यानी कि ये जो पॉइंट ओ है ये डायगोनल बीडी का मिड पॉइंट है। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये भी गौर करने वाली बात है कि अगर ये आमने सामने के ट्रायंगल बिल्कुल सर्वांग सम है, यहां थीटा के सामने ओडी है, यहां थीटा के सामने ओबी है, ओबी और ओडी बराबर बराबर हो गए मेरे प्यारे भाई। इसी तरीके से यहां इस एंगल के सामने मेरे प्यारे भाई ओसी है, ओसी, और यहां सेम इसी ग्रीन एंगल के सामने ओए है, यानी कि चारों ही लेंथ बराबर है मेरे दोस्तों। जो लंबाई ओए की है वही लंबाई ओबी की है, वही लंबाई ओसी की है, वही लंबाई ओडी की है। ये चारों लेंथ बराबर बराबर हैं। और क्या है? डायगोनल एसी का आधा। चाहे मैं डायगोनल एसी बोलूं, चाहे मैं डायगोनल बीडी बोलूं, दोनों का एक ही मतलब है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। डायगोनल एसी का आधा है एसी बटे 2। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों लेंथ बराबर हैं बच्चों। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। ये दोनों लेंथ बराबर है, दो भुजाएं बराबर, दो कोण बराबर, ये अल्फा है, ये भी अल्फा होगा। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये अल्फा, ये भी अल्फा होगा। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये थीटा, ये भी थीटा ही होगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्लियर? किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई तकलीफ? यानी कि मेरे प्यारे भाई आयत के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। आयत के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एक कंसेप्ट ये रहा। ये दूसरा कंसेप्ट है, आयत के जो विकर्ण हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। देखो ना, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। जो ओडी की लंबाई है वही ओबी की लंबाई है, जो ओसी की लंबाई है वही ओए की लंबाई, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बट 90 डिग्री पे नहीं करते, बट नॉट एट 90 डिग्री, बट नॉट एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते, नॉट एट 90 डिग्री। ये भी आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। जैसे जैसे बच्चों वर्ग बनाते हैं, वर्ग के विकर्ण भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर हम वर्ग बनाते हैं तो वर्ग के विकर्ण भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बट 90 डिग्री पे काटते हैं वर्ग के विकर्ण। तो आयत के विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर कर रहे हैं, समद्विभाजित जरूर कर रहे हैं। जो ओए है वही ओबी है, वही ओसी है वही ओडी है, लेकिन ये एक दूसरे को, ये जो कोण है 90 डिग्री का थोड़ा ना है बच्चों, ये थीटा है, ये थीटा है, तो कोण क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ये क्या आएगा मेरे दोस्तों? ये कोण, अगर ये थीटा तो ये वाला जो कोण है 180 डिग्री -2 थीटा आएगा, 90 डिग्री का नहीं आएगा। तो आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित जरूर करते हैं, बट 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते, 90 डिग्री पे नहीं काटते। ठीक है? आप बोलोगे हाँ जी सर। आमने सामने के मेरे प्यारे भाई, आमने सामने के जो ट्राइंगल है एक दूसरे के सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है। आमने सामने के जो ट्राइंगल है एक दूसरे के सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम। अगर आमने सामने के ट्राइंगल सर्वांग सम है तो उनका एरिया भी सेम होगा। बच्चों अगर इस ट्राइंगल का एरिया 1 यूनिट है तो इस ट्राइंगल का एरिया भी 1 यूनिट ही होगा। अब मजे की बात यह है, ध्यान से सुनिएगा, मजे की बात यह है, जैसे ये देखो आपके सामने, जैसे देखो आपके सामने ट्राइंगल बना हुआ है ए बी डी। जैसे बच्चों आपके सामने ट्राइंगल ए बी डी बना हुआ है, त्रिभुज एबीडी। ओ क्या है? ओ डायगोनल का मिड पॉइंट है, ओ डायगोनल का मध्य बिंदु है। ओ डायगोनल का मिड पॉइंट है, यानी कि लाइन होगी ए होगी मीडियन। ए क्या हो गया? मीडियन। और मध्यिका जो होती है त्रिभुज को दो बराबर एरिया में बांटती है। अगर ये एरिया 1 यूनिट है, अगर एओबी का एरिया 1 यूनिट है तो ये एरिया भी 1 यूनिट ही आएगा मेरे प्यारे, एरिया बराबर होगा। अगर मैं त्रिभुज ए बी डी को गौर से देखूं, त्रिभुज ए बी डी को गौर से देखूं, ये बीडी विकर्ण का मिड पॉइंट है ओ, तो लाइन एओ मध्यिका होगी। मध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में बांटती है। इसका एरिया अगर 1 है तो इसका एरिया भी 1 होगा। आमने सामने के सर्वांग सम है, अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका एरिया भी 1 यूनिट होगा। तो मेरे दोस्तों आयत है, आयत में जब मैं दोनों विकर्ण खींचता हूं तो 4 ट्राइंगल बनते हैं। इन चारों ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा। गौर करने वाली बात है, कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम केवल आमने सामने के ट्राइंगल है बच्चों। मेरे प्यारे भी बताओ, सर्वांग सम केवल आमने सामने के ट्राइंगल हैं, बट एरिया चारों त्रिभुजों का बराबर है। जब मैं आयत खींचता हूं तो आयत के जब विकर्ण है तो आमने सामने के जो ट्राइंगल बनते हैं वो एकदम सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम होने का मतलब उनकी लंबाई, चौड़ाई, एरिया, परिमीटर सब बराबर है, लेकिन एरिया चारों ही त्रिभुजों का सेम है। इसका 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 चारों त्रिभुजों का एरिया बराबर होता है। आप बोलोगे बिल्कुल सही, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है ना? तो अगर मेरे प्यारे भाई आयत है, आयत ध्यान रखिएगा, हम आयत के दोनों विकर्ण खींचते तो 4 ट्राइंगल बनते हैं, चारों का एरिया बराबर होता है। सर्वांग सम आमने सामने के त्रिभुज हैं, लेकिन एरिया चारों ही त्रिभुजों का बराबर है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। कोई प्रॉब्लम समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिखेंगे, यस लिखेंगे भाई। ठीक है? तो मैंने आपको क्या सिखाया, फिर से मैं एक बार रिपीट करवा देता हूं कि आयत के चारों कोण बराबर होते हैं 90 डिग्री, और आयत की केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत की लंबाई L है, चौड़ाई B है, इसको हम बोलते हैं लंबाई, लेंथ, इसको हम बोलते हैं चौड़ाई B। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का परिमाप पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं AC और BD, रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। विकर्ण शीर्ष एंगल को समद्विभाजित नहीं करते। वर्ग में जब हम विकर्ण खींचते तो आधा आधा हो जाता है, 45-45 डिग्री। आयत में ऐसा नहीं है, ये दोनों कोण अल्फा थीटा अलग अलग होंगे। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओए, ओबी, ओसी, ओडी चारों ही लेंथ बराबर होती है, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को यहां 90 डिग्री के कोण पर नहीं काटते। आयत के दोनों विकर्ण खींचने से 4 त्रिभुज बनते हैं, 4 ट्राइंगल बनते हैं। इन चारों ही ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है। मुझे लगता है आपके सारे कंसेप्ट समझ में आए हैं। अब मैंने बात को, हर एक बात को इतना खोल के इतना डिटेल में बता दिया है कि मैं मेंसुरेशन में नहीं पढ़ाऊंगा चीज दोबारा से, वहां जरूरत भी नहीं, वहां तो केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए।
पूरे इस फिगर का पोस्टमार्टम कर दिया हमने, चीरहरण, हर एक चीज आपके सामने बहुत क्लियर शब्दों में लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये सारी इसकी थ्योरी थी। अब हम इस पर बेस्ड सवाल करेंगे। सवाल आपके सामने आएगा 9वां आयत पे, सवाल नंबर 9 करके बताएं बच्चों। पहला सवाल देखते हैं, इस सवाल को कौन बालक करेगा, सोच समझ के जवाब दें। कर पाए? देखो यार, ये तो प्री लेवल का सवाल है, कम से कम ये तो हर बालक को करना चाहिए, है ना। ये तो प्री के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहले प्री के साल में अगर आपकी हालत खराब हो जाएगी, तो आगे जो मैं मीन्स के सवाल कराऊंगा 5 उनको कैसे करोगे? उनमें तो तुम्हारी लंकाई लग जाएगी। बोला एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 4:3 के अनुपात में, एक आयत की लंबाई चौड़ाई 4:3 के अनुपात में, लंबाई 4 है तो चौड़ाई 3 है, ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा है। बोला फिर विकर्ण के हिस्सों एवं लंबी भुजा द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल और विकर्ण के हिस्सों एवं छोटी भुजा द्वारा बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? पहले तो सवाल पढ़ो, सवाल को देखते ही क्वेश्चन का आंसर आ गया 1:1 है भाई। ये आयत है, इसकी लंबाई चौड़ाई का रेशो 4:3 है। मैंने इसके विकर्ण खींचे मेरे प्यारे। सवाल में क्या बोला है? सवाल में ये बोला गया है तो विकर्ण के हिस्सों व लंबी भुजा द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये विकर्ण के हिस्से हैं, ये विकर्ण के हिस्से हैं और ये लंबी भुजा है, ये विकर्ण के हिस्से और ये लंबी भुजा, इसका क्षेत्रफल और विकर्ण के हिस्से और छोटी भुजा द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये विकर्ण का हिस्सा है मेरे प्यारे भाई, ये देखो, ये दोनों विकर्ण के हिस्से हैं और ये छोटी भुजा है, छोटी भुजा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा था। विकर्ण का हिस्सा इस्तेमाल किया गया है और छोटी भुजा का इस्तेमाल किया गया है। अभी तो समझाया कि दोनों एरिया बराबर होता है आयत में। जब ये दोनों एरिया बराबर होगा, अभी 1 सेकंड पहले ही तो समझाया लल्लू लाल, 1:1, तो सवाल का आंसर क्या होगा? 1:1 आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। बताओ, आप चित्र नहीं समझ बना पा रहे, एग्जाम में चित्र बना के तो देगा नहीं, क्योंकि एग्जाम आपका फूफा नहीं है। समझ में आया? बोलो। तो आपको पहले चित्र को खुद से बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा खुद से, तभी आप सवाल कर पाओगे। प्री लेवल का प्रीवियस ईयर पूछा हुआ सवाल है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 10, 2012 का पूछा हुआ एक और सवाल करेंगे जल्दी से जी। बोला है यदि एल, बी और पी किसी आयत की लंबाई, चौड़ाई और परिमाप है, एल लंबाई है, बी चौड़ाई है, पी परिमाप है एक आयत का, ठीक है। बी, एल और पी गुणोत्तर श्रेणी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो एल बटे बी क्या होगा? ठीक है ना, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट बोली है। बी, एल और पी गुणोत्तर श्रेणी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। देखो बच्चों, नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि अगर 3 संख्याएं एबीसी समांतर श्रेणी में है, कंसेप्ट है कि अगर 3 संख्याएं एबीसी समांतर श्रेणी में है, आर एन जीपी समांतर श्रेणी में है, तो बीच वाली संख्या का जो वर्ग है वो ए गुणा सी होता है। कंसेप्ट जानते हैं? एक और बता देता हूं कि अगर 3 संख्याएं एबीसी समांतर श्रेणी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो बीच वाली जो संख्या होती है बाकी दोनों संख्याओं का एवरेज होती है। ये दोनों कंसेप्ट पता होना चाहिए था। बोला है सवाल में एल, बी और पी एक आयत की लंबाई, चौड़ाई और परिमाप है, बी एल पी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। इसका मतलब मेरे दोस्तों एल बीच में आ रहा है, तो एल का स्क्वायर बराबर है मेरे दोस्तों बी गुणा पी, एल स्क्वायर बराबर बी गुणा पी। यही बोला गया सवाल में। आपसे पूछा है एल से बी का रेशियो क्या होगा। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि पी मतलब है परिमाप, तो पी मतलब परिमाप, आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? आयत का परिमाप होगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, आयत का परिमाप होगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझे हैं। तो मेरे प्यारे भी क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर बराबर अंदर गुणा कर देंगे 2lb प्लस 2b स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर 2lb प्लस 2b स्क्वायर। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही मेरे दोस्त, ठीक है ना। कई रास्ते, या तो आप यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण सॉल्व कर लो फॉर्मुला लगा के, या पूर्ण वर्ग बना लो मेरे प्यार भी। 2lb को इधर ले आते हैं, जो 2lb है इसको हम इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, माइनस का 2lb, एल स्क्वायर माइनस 2lb बराबर 2b स्क्वायर।
बोलो, मेरी नजर बाज की तरह क्लियर है, क्योंकि मुझे एल से बी का रेशियो निकालना है। बताइए कैसे करेंगे। देखो, ये एल स्क्वायर माइनस 2 LB है। अगर मैं दोनों तरफ बी स्क्वायर जोड़ दूं, अगर मैं लेफ्ट साइड में राइट साइड में दोनों तरफ बी स्क्वायर जोड़ दूं, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग नहीं बन जाएगा? ये एल स्क्वायर माइनस 2LB प्लस बी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन गया? ये एल माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं हो गया मेरे दोस्तों? एल माइनस बी का स्क्वायर होता है एल स्क्वायर माइनस 2LB प्लस बी स्क्वायर, और बराबर क्या आ गया बेटा? 2B स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3B स्क्वायर। तो मेरे लिए आसान होगी कैलकुलेशन, रादर देन मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाता तो होती। अब दोनों तरफ से वर्ग ले लेंगे, तो एल माइनस बी आ जाएगा मेरे प्यार भी 3B स्क्वायर का अंडर रूट 3B आ जाएगा, रूट 3B। माइनस बी उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एल बराबर माइनस बी उधर चला जाएगा बी कॉमन, एल बराबर आ जाएगा रूट 3 + 1B। ये एल बराबर आ गया। आपसे पूछा है एल से बी का अनुपात, एल बटे बी आपसे पूछा, एल बटे बी, बी नीचे आ जाएगा तो एल बटे बी आ गया रूट 3 + 1, एल बटे बी आ गया रूट 3 + 1, जो कि हमारा सी ऑप्शन है, लंबाई से चौड़ाई का रेशियो रूट 3 + 1। बहुत अच्छा सवाल है, कर पाएंगे? जरूरत नहीं है दिलीप उसकी पढ़ने की, आता ही नहीं ज्यादा वो पेपर में। बताएं अगला सवाल, सवाल नंबर 11 करिए जी। ये सवाल 2016 की जितनी शिफ्ट बनी थी ना प्री की, लगभग हर दूसरी शिफ्ट में ये ऐसा सवाल था, अलग अलग डाटा पे हर दूसरी शिफ्ट में बच्चों ऐसा सवाल था। करके बताएं इसका क्या आंसर है बच्चे, सभी लोग बताओ। प्री के सवाल है मेरे प्यार में, 2016 की हर दूसरी शिफ्ट में सवाल था। बोला है ए EADF एक आयत है, EADF ये एक आयत है, और इसके अंदर इस तरीके से त्रिभुज बना है, त्रिभुज ABC बना है। बोला ए की लंबाई 22 है, BE की लंबाई 6 है, ये BE 6 है, CF 16 है, CF की लंबाई 16 है, ये BF 2 है। तो आपसे पूछा है, पूछा क्या, जो चीज आपसे पूछो बड़ी इंटरेस्टिंग है, पूछा है AB और BC के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी? साइड AB और साइड BC के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा की लंबाई आपसे पूछा है। तो ये सवाल मिड पॉइंट थ्योरम का है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए AC निकालना है, यहां से AC में सवाल को बड़ा कर दूं, मैं सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे आपके चित्र साफ साफ दिखाई दे। सवाल के अनुसार AB भुजा AB और BC के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा की लंबाई पूछी है। क्योंकि आयत है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी बच्चों। अगर ये 22 है तो ये भी 22 होना चाहिए, ये 16 है 6 आ जाएगा, 16 6 22 बच्चों, 6 2 8 है। अगर आयत की चौड़ाई 6 + 2 8 है तो ये भी 8 आ जाएगा, 8। अब बताओ ये 8 है 6 है तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, 6 8 10 ट्रिपल 90 डिग्री। और अब आपसे पूछा क्या, बोला है साइड AB के मिड पॉइंट और साइड BC के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, साइड AB और BC के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा की लंबाई आपसे पूछा है। आप जानते हैं ट्रायंगल ABC में दो भुजाओं का मिड पॉइंट है, तो इसकी जो लंबाई होगी, तीसरी भुजा है 10, 10 का आधा होगी 5, और 5 ही सवाल का आंसर था। बी ऑप्शन बताओ, कुछ दम है इस सवाल में? नहीं। सी ऑप्शन नहीं है रवि, बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताएंगे, सवाल है 12 आपके सामने। ये सवाल इंग्लिश तो मैंने बनाई इसकी, प्रॉपर हिंदी में ये सवाल पुलिस के पेपर में आया है, यूपी के पुलिस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। देखते हैं इस सवाल को कौन बालक सॉल्व करेगा। बताओ बच्चों, मैं आपको समय देता हूं सोचने समझने का, 1 मिनट बनाए, 1 मिनट का समय आपके पास है, बनाइए जी। क्या आप कर पाए? 5 सवाल का आंसर बता रहे हैं, 60 सॉरी 60 और 50 दो बच्चे आंसर बता रहे हैं। देखिए आपके सामने चित्र दिया है, सवाल को बड़ा कर दें,
देखो पुलिस के पेपर का सवाल है तो प्री का ही सवाल बोलूंगा मैं इसे, ठीक है जी। बोला ए बी प्लस ए सी बराबर 5 AD, ए बी प्लस ए सी, ए सी क्या है डायगनल, ए बी और ये प्लस ए सी जो है एडी का 5 गुना। अच्छा एडी क्या है, एडी बीसी तो है, मैं ऐसे लिख लेता हूं, एडी जो है, एडी इज नथिंग बट बीसी, एडी जो है वो कुछ और नहीं है मेरे दोस्तों, वो बीसी है, बीसी। यानी कि इन दोनों का जो योग है, एबी और एसी का जो योग है वो बीसी का, साइड बीसी का 5 गुना है, ठीक। आगे बोला है एसी और एडी का डिफरेंस 8 है, एसी का और एडी का डिफरेंस 8 है, छोड़ो ऐसे करने, साइड एसी का और एडी का जो डिफरेंस है 8 है मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इस सवाल को अगर बेसिक से करना है तो आपको ये मानना पड़ेगा भाई, बेसिक से करना है तो इक्वेशन की मन आयत की लंबाई l है, चौड़ाई b है, एक इक्वेशन ये दे रखी है, एक इक्वेशन ये दे रखी है, दोनों को सॉल्व करो, आधे घंटे में उत्तर आएगा। दूसरा कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सवाल के आंसर इंटीजर है, तो यहाँ पे ट्रिपलेट सेट किया गया होगा, कोई ना कोई ट्रिपलेट। जो सवाल सॉल्व होगा वो यहां से सॉल्व होगा, एसी माइनस एडी 8 है, एसी क्या है बच्चों डायगनल यानी कि विकर्ण, एडी क्या है आयत की चौड़ाई। तो ऐसा ट्रिपलेट बताओ जिसमें डायगनल और ये चौड़ाई का डिफरेंस 8 आता हो, ऐसा कौन सा ट्रिपलेट आपके दिमाग में है। और आंसर बहुत छोटे छोटे हैं तो कोई बहुत बड़ा वैल्यू का ट्रिपलेट तो होगा नहीं, जल्दी से सोचो, जल्दी से आप मुझे सोच के बताओ कि ऐसा कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है जिसमें हाइपोटेनस का और एक साइड का डिफरेंस 8 हो। मेरे दिमाग में तो एक ही आ रहा है, तेहरे और 5, तेहरे 5। भाई अगर मैं इसको तेहरे मान लेता हूं मेरे प्यारे भाई, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये कितना आ जाएगा 12, 12। एक कंडीशन तो सेट होगी, क्या दूसरी सेट हो रही है, एबी का मान है तेहरे, एबी का मान है सॉरी 12, एसी का मान है 13, 12 प्लस 13 25, क्या 25 एडी का 5 गुना, एडी है 5, 5 का 5 गुना 25, बिल्कुल सही, सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों ही सेटिस्फाई हो रहा है, क्लियर है। तो 5 12 13 पे दोनों कंडीशन संतुष्ट हो रही हैं, 5 12 ही आयत की लंबाई चौड़ाई है, तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया हो जाएगा 12 गुना 5, 60 वर्ग इकाई। सवाल का आंसर है तीसरा ऑप्शन, ठीक है। तो इस सवाल में आपको इक्वेशंस वगैरह नहीं बनानी है, आपको बच्चों यहां पर ऑप्शन हिट एंड ट्रायल से अंदाजे से आपको ट्रिपलेट याद है करना है। अगला सवाल मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर स्टूडेंट्स 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, जल्दी से बताएं पहले बच्चों। सवाल नंबर 13 बहुत ही गजब का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत गजब का क्वेश्चन। और उस गजब के क्वेश्चन को करने से पहले आपको मेरे प्यारे गजब का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जो कंसेप्ट है, चाहे आपका पैरेललोग्राम हो, चाहे आपका रेक्टेंगल हो, चाहे आपका स्क्वायर वर्ग हो, सभी के लिए सत्य है, सभी के लिए मेरे दोस्तों सत्य है। चाहे आपका पैरेललोग्राम हो, समांतर चतुर्भुज, चाहे आपका रेक्टेंगल हो, चाहे आपका स्क्वायर वर्ग हो, ये सभी के लिए सत्य है मेरे प्यारे भाई। ये जो कंसेप्ट आपके सामने है जरा गौर से देखिएगा मेरे दोस्तों, कंसेप्ट आपको समझाते हैं कि जैसे ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ये एक आयत है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, एक आयत है मेरे प्यारे भाई। ए बी सी डी मेरे प्यारे बच्चों रेक्टेंगल है, एक आयत है, इसके अंदर एक ट्रायंगल बनाया गया है, इसके अंदर मेरे एबीसीडी एक आयत है, ये स्क्वायर भी हो सकता है, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, इसके अंदर एक त्रिभुज बनाया गया है इस प्रकार से कि त्रिभुज की एक भुजा जो है वो आयत की भुजा के बराबर है, त्रिभुज की एक भुजा जो है वो आयत की एक भुजा के बराबर, इस तरीके से। इसके अंदर मेरे प्यारे भाई एक त्रिभुज बनाया गया है इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई, ए पी बी। त्रिभुज खास है, खास क्यों है कि त्रिभुज की एक भुजा जो है आयत की एक भुजा के बराबर है मेरे प्यारे भाई, आयत की एक भुजा के बराबर। देखिए आयत की लंबाई l है और चौड़ाई b है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस त्रिभुज के एरिया, हमें जानना चाहते हैं कि इस त्रिभुज के एरिया और इस आयत एबीसीडी के एरिया का रेशियो क्या होगा। इस त्रिभुज के एरिया और इस आयत एबीसीडी के एरिया का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, करो। देखो मेरे दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का आधार तो l है मेरे प्यारे भाई, त्रिभुज का आधार तो l है, ऊंचाई क्या है, अगर आयत की भुजा b है तो मेरे प्यारे भाई यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये भी तो b ही आएगा, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है। आयत का क्षेत्रफल क्या है, आयत का क्षेत्रफल कितना है मेरे दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई, l गुणा b से l गुणा b कट जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया 1/2। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इस त्रिभुज के एरिया और आयत के एरिया का रेशियो 1:2 होगा, यानी कि इस त्रिभुज का एरिया आयत के एरिया का आधा होगा। यानी कि किसी भी आयत के अंदर अगर एक ऐसा त्रिभुज बनाया जाता है कि त्रिभुज की एक भुजा आयत की भुजा के बराबर है, तो इस आयत का जो क्षेत्रफल है त्रिभुज के एरिया का आधा होगा, हाफ होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई कि त्रिभुज का एरिया जो है आयत के एरिया का आधा है, ये ग्रीन एरिया, ये एरिया आधा है, तो बचा क्या है पिंक एरिया, बचा क्या है मेरे दोस्तों ये वाला पिंक एरिया। दोनों ही एरिया बराबर हैं, आयत का आधा। अगर त्रिभुज का एरिया पूरे आयत के एरिया का आधा है तो बचा एरिया भी तो आयत के एरिया का आधा है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई, इसमें दो धेले की परेशानी नहीं है। सर को कंसेप्ट क्लियर हो गया, आप बोलोगे जी सर कंसेप्ट क्लियर। अब इसी कंसेप्ट पर बेस सवाल है आपके सामने 13वां बनाए, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि यह सवाल मेंस के पेपर में आया था, मेंस के पेपर में। बताओ बच्चों, सवाल है पी क्यू आर एस एक आयत है, इस प्रकार से पी क्यू आर एस एक आयत है जहां पी क्यू 24 है, क्यू आर 16 है, पी क्यू की लंबाई 24 है, क्यू आर आपका 16 है। भुजा आर एस पर बिंदु टी है, साइड आर एस पर कोई पॉइंट टी है, साइड आर एस पर पॉइंट टी है। तो आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया है कि इस ट्राइंगल पीटी क्यू का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल पीटी क्यू का एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। साइड आर एस पर पॉइंट टी है, ट्राइंगल पीटी क्यू का इस ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछा है। कोई भी बालक इस सवाल को हंसते खेलते कर सकता है कि इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो आयत के एरिया का आधा होगा। आयत का एरिया है कितना 24 गुणा 16, उसका आधा मेरे प्यार पे कितना आ जाएगा 192। 2 से 16 8 बार जाएगा, 24 8 192। इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन।
मींस के पेपर का सवाल था बच्चों। आगे चलेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कंसेप्ट आपको पता है तो। अगला सवाल, सवाल नंबर है 14, बिल्कुल बेहतरीन। देखिए इसी का एक एडवांस वर्जन है, इसी का एडवांस वर्जन है 2017 प्री का सवाल। 2017 प्री के पेपर में ऐसे मेरे प्यार में 10 सवाल आ रखे हैं कई शिफ्टों में, बताएं जरा, सोचो सोचो बच्चों। दिए गए आंकड़ों में एबीसीडी का आयत है, आपके सामने एबीसीडी का आयत है। साइड एबी पर एफ एक बिंदु है, एफ एबी पर एक बिंदु है, और सीई डीएफ के परपेंडिकुलर खींचा गया। देखो साइड एबी पर एक पॉइंट एफ है, और ये जो लाइन सीई है, ये जो लाइन सीई है डीएफ पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है। ये जो लाइन सीई है डीएफ पे परपेंडिकुलर है। बोला सीई 60 है, डीएफ 40 है। सीई की लंबाई 60 है, ध्यान सुनिएगा, सीई की जो लंबाई है वो 60 है, और डीएफ की जो लंबाई है वो 40 है। सी मतलब ये परपेंडिकुलर की लंबाई मेरे दोस्तों 60 है, और जो डीएफ है, डीएफ मेरे प्यारे भी 40 है, डीएफ आपका 40 है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो आपसे पूछा आयत का क्षेत्रफल बताओ, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है ना, सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन ये है कि डीएफ की ये आयत है, साइड एबी पर पॉइंट एफ है, डीएफ की जो लंबाई है 40 है, सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला गया, सी इसकी लंबाई 60 है, आयत का क्षेत्रफल बताओ। तो बच्चों मैंने अभी अभी आपको एक कांसेप्ट समझाया है कि अगर मैं इसको यहां से मिला दूंगा तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल डीएफसी, जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है त्रिभुज डीएफसी, डीएफसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर मैं भुजा 40 को बेस मानता हूं तो सामने वाले वर्टेक्स से हाइट है 60। अगर मैं 40 को आधार मानता हूं, भाई डीएफसी को देखो, साइड डीएफ पता है 40, सामने वाले वर्टेक्स सी से ऊंचाई 60 है, तो मेरे प्यारे भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है आयत का आधा है, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो आयत का आधा होगा मेरे प्यारे भाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आपसे आयत का क्षेत्रफल पूछा है, आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज के एरिया का दुगना होगा, इसका डबल कर दीजिए, आगे आयत का क्षेत्रफल 2 से 2 कट गया, यानी कि 2400। 2400 इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है जी, समझ, यही बेसिक है बेटे, तेरे को बताया तो था, ये तो बेसिक, और कौन सा बेसिक बताऊं तुझको? एक स्टेप का सवाल, इसमें दो कंसेप्ट को मिक्स कर दिया है। ठीक है, घबराना कतई नहीं है बच्चे, आगे चलना है, शांति से पढ़ना है, सवाल नंबर 15 की ओर चलना है। सवाल नंबर 15 करके बताएं क्या आंसर है, बनाओ जल्दी। तीस, बिल्कुल बेसिक सवाल है, हर बच्चे का आंसर आ गया। 30 मुझे सवाल बताने की जरूरत नहीं है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, एकदम आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, कर लेंगे इसको, आगे चलेंगे। यस, सवाल नंबर आपके सामने होगा जी 16, 16 17 दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बेहतरीन सवाल। ये सवाल है खतरनाक आपके सामने जी। स्टूडेंट कौन करेगा इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताएं। सवाल नंबर 16 करने के लिए सब लोग अपनी कॉपी में अगला कंसेप्ट लिखेंगे, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। सब लोग अपनी कॉपी में अगला कंसेप्ट लिखेंगे, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। ठीक है बच्चे, बोलो कोई परेशानी आपको कि सर ये क्या है? हमारे इंडियन फ्लैग की थ्योरम बताओ। देखिए ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम इसलिए इसका नाम है क्योंकि मेरे प्यारे भाई इसका चित्र ब्रिटिश फ्लैग की तरह बनता है। जैसे स्टूडेंट आपके सामने आयत एबीसीडी है, बच्चों आपके सामने ये आयत ए बी सी डी है, और इसके अंदर कहीं कोई पॉइंट पी है। पी इज एनी पॉइंट
P is any point inside rectangle ABCD. P is any point inside rectangle ABCD. तो भाई ये आयत ABCD है मेरे प्यारे भाई, और इसके अंदर कहीं कोई पॉइंट P है। तो मैंने पॉइंट P से चारों वर्टेक्स को, चारों शीर्षों को मिलाया। मैंने पॉइंट P से चारों वर्टेक्स को, चारों शीर्षों को मिलाया। पॉइंट P कहीं भी हो सकता है। तो थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम ये कहती है कि आमने सामने वाले पॉइंट के स्क्वायर का सम, पॉइंट P से, पॉइंट P के अंदर कोई पॉइंट है तो पॉइंट P से आमने सामने के पॉइंट के स्क्वायर का सम लेना है। PA है, ये PC है, तो PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर होगा पॉइंट P से आमने सामने के बिंदुओं के बीच की दूरी लेनी है। PD है, ये PB है, और इनका स्क्वायर PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। सभी बच्चे समझ गए? PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझे हैं, बिल्कुल आसान देसी सी बात है ना। PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, आमने पॉइंट P से आमने सामने के बिंदु की दूरी का वर्ग लेना है। PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। आप कहोगे सर कैसे आया, कहां से आया? तो देखिए बहुत बेसिक सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। देखो यहां से आप इस तरीके से परपेंडिकुलर डाले मेरे दोस्तों, परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल डाल सकते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। तो मेरे प्यारे मैंने मान लिया कि माना ये लेंथ x है, पाइथागोरस थ्योरम से आया है मेरे दोस्तों। मैंने मान लिया कि ये लेंथ x है, तो बच्चों ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। मैंने मान लिया कि बच्चों ये y है, ये y है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? तो भैया ये भी y हो जाएगा मेरे प्यारे, भी y हो जाएगा। मैंने मान लिया कि ये लेंथ z है, ये लेंथ भी z हो जाएगा, z। मैंने मान लिया कि ये लेंथ w है, w, तो ये लेंथ भी इसके सामने की जस्ट w हो जाएगा, w। ये मैंने मान लिया अपनी मर्जी से। आप बताओ PA स्क्वायर क्या आएगा? देखो ये 90 डिग्री का है, PA स्क्वायर क्या आएगा? अभी इस ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल को देखो, इसमें तो आ रहा है PA, इस ट्रायंगल में आ रहा है x है, y है, तो PA स्क्वायर हो गया मेरे दोस्तों, PA स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही हो गया। अब आप मुझे बताओ PC स्क्वायर क्या आएगा? PC स्क्वायर क्या आएगा? जल्दी से बताओ PC स्क्वायर। PC कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? देखो इस ट्रायंगल में आ रहा है, ये है, ये 90 डिग्री है बच्चे, ये 90 डिग्री है। ये PC आपको निकालना है, PC स्क्वायर। PC स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? W है, ये Z है। PC स्क्वायर क्या आएगा? W है, Z है, W स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, W स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये आ गया लेफ्ट साइड की वैल्यू। आप अगर गौर से देखो तो राइट साइड की वैल्यू भी यही आएगी। देखो PB कौन से त्रिभुज में? देखो एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये PB है मेरे दोस्तों, PB। ये Y है, ये Z है, तो आप बताओ PB स्क्वायर क्या आएगा? PB स्क्वायर आएगा मेरे दोस्तों Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, PB स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे बच्चे Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ कि PD स्क्वायर क्या आएगा? आप मुझे बताओ PD स्क्वायर क्या आएगा? PD कहां है मेरे दोस्तों? PD है, PD, ये 90 डिग्री मेरे दोस्तों, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये x से w है, तो 90 डिग्री के सामने क्या है? PD स्क्वायर। तो PD स्क्वायर क्या आएगा मेरे बच्चों? PD स्क्वायर क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। PD स्क्वायर क्या आएगा प्यारे बच्चे? x स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, PD स्क्वायर आएगा। तो इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है कि नहीं? लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस w स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस w स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। जब लेफ्ट साइड और राइट साइड का सम बराबर है तो ये भी बराबर होना चाहिए, यानी कि PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर होना चाहिए PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर के। और यही है बिटिस-फिलेट थ्योरम। आप कहोगे सर फायदा क्या है इसका, पेपर में सवाल कैसे आता है? आपको बच्चों इसमें से कोई 4 वैल्यू देगा, स्टूडेंट आपको इसमें से, सॉरी 4 वैल्यू, आपको इसमें से कोई 3 वैल्यू देगा और आपसे चौथी वैल्यू पूछ लेगा। विकास का डाउट है कि सर P को कॉमन लेके काट भी सकते हैं क्या? वाह बेटे, इन्हीं हरकतों की वजह से विकास नहीं हो पा रहा है। अबे PA क्या है? दूरी है बेटा, दूरी। PA PB PC PD क्या है? पॉइंट P से ABCD की दूरी है, दूरी के स्क्वायर का सम है। अब जैसे बच्चे एग्जाम में सवाल क्या आ जाएगा, ध्यान सुनिएगा, एग्जाम में इतना बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, आपको हो सकता है आपको चित्र बना के दे दिया जाए, हो सकता है आपको लैंग्वेज में दे दिया जाए कि भाई ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है, ABCD का आयत है और उसके अंदर पॉइंट P है। ABCD का आयत है और उसके अंदर एक पॉइंट P है, पॉइंट P की B से दूरी 16 है, आयत है इसके अंदर पॉइंट P है, पॉइंट B से B को मिलाया गया है, पॉइंट P से D को मिलाया गया है, पॉइंट P से C को मिलाया गया, पॉइंट P से A को मिलाया गया, इस तरीके से। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आर टेढ़ा है, ये लेंथ 16 है, ये 63 है मेरे प्यारे भाई, ये 52 है, 52। और आपसे पूछा है बताओ PC क्या होगा? PC ये लेंथ आपसे पूछ रही, करके बताएं जल्दी से। कपिल कह रहे हैं MP पटवारी में आया था इससे। हाँ जी हाँ बिल्कुल आया होगा कपिल जी। ABCD एक आयत है, इसके अंदर पॉइंट P है, पॉइंट P से ABCD को मिला गया 16 है, PB की लंबाई 16 है, PD 63 है, PA 52 है, और बच्चों आपसे PC पूछा गया है। 3 लेंथ आपको दे दी और स्टूडेंट आपसे यहां पर चौथी लेंथ पूछ ली है। तो क्या देखते इस चित्र को देखते ही लैंग्वेज में आएगा, जब आप चित्र बनाओगे आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि बिटिस-फिलेट थ्योरम का सवाल है, ऐसा चित्र वहीं पर बनता है। तो 16 का स्क्वायर पॉइंट P से 16 दिया है, 63 दिया है, 16 स्क्वायर
16 स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर बराबर राइट साइड में 52 स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर। ये थ्योरम लग जाएगी, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप मुझे बताओ 16 63 16 स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर क्या होता है? आप जानते हैं ट्रिपलेट है, 16 63 65 ट्रिपलेट है, तो 16 स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर क्या आ जाएगा? 65 स्क्वायर। आप बताओ ये 65 है 52 है, तो पीसी क्या आएगा बेटा? आपने 3 4 5 का ट्रिपलेट नहीं पढ़ा, 13 गुनाई तो हो गया, यहां पर 13 गुनाई तो हो गया, 13 पंजे 65, 13 चौका 52, 13 तिया 39, तो पीसी की जगह क्या होगा? ये 39 का स्क्वायर रहा होगा। 39 स्क्वायर प्लस 52 स्क्वायर बराबर 65 स्क्वायर, तो पीसी की जो वैल्यू वो क्या आ गई? 39 सेंटीमीटर आ गई। 39 इस सवाल का आंसर था 39। 27 नहीं भाई साहब 39 है। क्या बता रहे हो तुम लोग गौरी? ठीक है ना? 16 स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर बराबर 65 स्क्वायर, और 65 स्क्वायर बराबर 52 स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर। पीसी जो है यहाँ पे 3 4 5 का ट्रिपलेट है, 13 गुना, 13 पंजे 65, 13 चौका 52, 13 तिया 39, तो पीसी 39 रहा होगा। मुझे लगता है आपको समझ में आया है स्टूडेंट्स।